वो साफ साफ कहती हैं कि जिसने कैश दिया है उससे पहले पूछा जाना चाहिए कि आपने कैश कब दिया है, किसको दिया है, कहाँ दिया है, जी कितने डिनोमिनेशंस में है। हो सकता है डिनोमिनेशंस याद नहीं हो, 500 का नोट है कि 100 रुपए का नोट है, जो भी हो। अब तो 1000 का नोट चलता नहीं, 2000 का भी बंद हो गया है, या उस समय हो सकता है 2000 1000 चलते रहे हो, वो मैं नहीं कह सकता। डिनोमिनेशन नहीं याद है तो तारीख तो याद होगी, अमाउंट तो याद होगा, ये सब तो बताएं। और ये सब जो है हीरानंदानी के एफिडेविट में है भी नहीं, वहां बिल्कुल नहीं है, यही उनका कहना है। तो अगर एथिक्स कमेटी की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए थी कि आपने कैश फॉर क्वेरी की जो आरोप है इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपने पैसे लिए कि नहीं लिए। बाकी चीज तो स्वीकार कर ही रही हैं कि हमने गिफ्ट लिए और गिफ्ट भी लेके दिखाने गई थी, गिफ्ट ले रही हैं। और अगर गिफ्ट लेना उनको अगर अपराध लगता है तो वो बताएं। दूसरी चीज, अगर कैश फॉर क्वेरी में अगर वो कैश नहीं बता पा रहे हैं तो ये भी एक समस्या है। तो कायदे से तो हीरानंदानी को भी बुलाना चाहिए था और महुआ को ये मौका देना चाहिए था कि वो उनसे क्रॉस करती। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, ये एक तरह से एक छोटी अदालत है, अदालत ही नहीं लेकिन अदालत का सब कुछ है। उसमें हर व्यक्ति को मौका मिलता है और नहीं मौका मिलता है। लेकिन जब बात यहाँ से शुरू हुई कि आप रात में किससे बात करती थी, हो सकता है कुछ और ऐसी आपत्तिजनक बातें हुई हो जो हम लोगों को पता न हो, या उससे महुआ न बताना चाहती हो, या और लोगों को न पता हो। क्योंकि बात अगर आपत्तिजनक नहीं होती तो बाकी 5 एमपी उसका बहिष्कार नहीं करते। उन्होंने इसी बात पर बहिष्कार किया कि हम ये सब चीजें आपत्तिजनक लगी हैं। ऐसी स्थिति में आप उनके चरित्र की बात कर रहे हैं, आप उनकी पर्सनल डिटेल पूछ रहे हैं। कल के दिन आप पूछेंगे कि साहब आप किससे किससे मिलती थी, कहाँ कहाँ जाती थी। इसका इस आरोप से मतलब ही नहीं है। जो आरोप है उस पर कोई बात नहीं हो रही है, तो जाहिर है ये सिर्फ डराने के लिए है और धमकाने के लिए है। और किसी भी स्त्री को अगर परेशान करना हो, डिस्टर्ब करना हो, चरित्र का एक ऐसा मुद्दा होता है, आप जरा सा उछाल दीजिए वो फिर डिफेंसिव हो जाती है। एक एक मिनट में और अपनी बात खत्म करूंगा। हम लोग की नौकरी के दौरान जब किसी महिला के खिलाफ कोई मुकदमा कायम होता था, महिला पर आरोप आता था, तो थाने से जब पूछा जाता था मामला क्या है, तो एक चिर पर्ची जवाब यही आता था कि सर वो औरत बदचलन थी। तो कभी कभी गुस्सा आता था कि ये औरत बदचलन थी तो ये कौन से चलनदार, ये कहने का क्या तरीका, अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से यही मनोवृत्ति है और इसी मनोवृत्ति का परिणाम है कि उन्हें उस एथिक्स कमेटी में, जो लोकसभा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कमेटी है और सारे 11 सांसद उसमें हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, वहां भी और एक पावरफुल एमपी को ये सब झेलना पड़ा। तो मुझे तो यही लगता है कि अगर अडानी का ही इशू न होता तो शायद इस तरह की कोई मीटिंग होती ही नहीं। और महुआ ने जो आरोप लगाया निशिकांत दुबे पे, उनका क्या हुआ? उन्होंने तो सदन में आरोप लगाया है, वो रिकॉर्ड पर है कि इनकी डिग्री की जांच करा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की गतिविधि इस एथिक्स कमेटी के सामने की गई है वो इनको डेमोरलाइज करने के लिए की गई है, क्योंकि उसके बाद इनका ट्वीट आता है कि मुझे डरा रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा था कि 2 एमपीओ ने उनसे संपर्क किया था, 2 सांसदों ने संपर्क किया था कि आप अडानी से बात कर रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अमूमन वो ठीक पे बताती रहती हैं। और तो फिलहाल तो गंभीर है, मैं यही अपने अपने कहूंगा। अपने नेचर में गंभीर है। हाँ बिल्कुल गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है। और वो बता भी देंगे कौन 2 हैं। 2016 से आप देखें, इंडियन बैंक रिपोर्ट तो अभी आई है, साल भर हुआ। उसके बाद एक और रिपोर्ट आई है खोजी पत्रकारों की, जो जॉर्ज सोरेस के द्वारा बताई जाती है। लेकिन 2016 से ही लगातार 2 बड़े पत्रकार, परंजय गुहा ठाकुरता और रवि नायर, इनके बारे में लिखते रहे हैं। और इन दोनों लोगों को के खिलाफ गुजरात में मुकदमे कायम हुए, इनको मानहानि की नोटिस मिली और मानहानि के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की भी कोशिश की गई, लेकिन दोनों से कोई समझौता नहीं हो पाया। ये बात अलग है कि हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिली और वहां नहीं गए। और आज की ताजी खबर यह है, आज ही की खबर है कि यही एक 2 पत्रकार, रवि नायर और एक आनंद मांगनाले, इन दोनों लोगों ने जो अभी लिखा था, इस पर इनकी गुजरात पुलिस ने मुकदमा कायम किया और नोटिस भेजा है। उन्होंने कोई मुकदमा नहीं कायम किया, कोई एफआईआर नहीं, नोटिस भेजा कि आप मेरे सामने आइए। सीधी सी बात है कि अमूमन ये प्रचलन में है कि पुलिस ने किसी को खबर कह दी, दरोगा जी ने कह दिया भाई इतने बजे थाने आप आ जाओ, लेकिन ये कायदे कानून में नहीं है। कायदे कानून में आप तभी बुला सकते हो जब या तो गवाह है या वो, जैसे आज अरविंद केजरीवाल ये पूछ लिया कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, मुलजिम की हैसियत से बुला रहे हैं कि गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं। तो सीधी सी बात जो अभी
सुरेश जी ने बताई, बड़ी साफ साफ कही कि जो 50 सवाल अडानी के बारे में पूछे गए, हालांकि वो साबित नहीं हुआ कि 50 हैं कितने हैं, तो वो आरोप नहीं है, वो इनका दर्द है कि आप 50 सवाल क्यों पूछे। आपने जॉर्ज सोरेस फंडिंग करते हैं, किसकी फंडिंग करते हैं, क्या फंडिंग करते हैं, और अगर वो कोई ऐसी फंडिंग कर रहे हैं जो कि भारतीय कानून के अनुसार इलीगल है, तो वो पैसा जहां आ रहा है उस पर कार्रवाई करने से आपको कौन रोक रहा है? उस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? लेकिन जो आरोप अडानी पर लगे हुए हैं, कोयले के दाम बढ़ाने का, कोयले में सरकार का ये आदेश कि हर बिजली हर 10% कोयला आयातित कोयला लेंगे, जबकि हमारे यहाँ कोयले की कोई कमी नहीं है। ये आरोप कि ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खान दिलाई गई, बंदरगाह जो है श्रीलंका से लेके और हाइफा इजराइल तक दिलाया गया, हर 500 किलोमीटर के बाद समुद्री कोस्टल लाइन पे इनके बंदरगाह लाइन से लगे हुए हैं। अडानी ने जिन बंदरगाहों का अधिग्रहण किया है वे सारे सरकारी बंदरगाह हैं, उनमें आराम से इनकी इनकम बढ़ रही है और सरकारी बंदरगाहों का घाटा हो रहा है। एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स इनके अधिग्रहण करने के पहले उस एयरपोर्ट्स में जो हवाई यात्रियों को जितना खर्चा पड़ता था वो आप उसको देख लीजिए और आज देख लीजिए। सीधी सी की बात है कि जो जो बम्बई एयरपोर्ट इनको तब मिला जब जीवीके ग्रुप को ईडी और सीबीआई ने किसी फर्जी मामले में फंसाने की या कोई मामला रहा होगा। हर बिजनेसमैन का मामला रहता है, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। फंसाने की कोशिश की और उनको धमकाया। तो ऐसी स्थिति में ये मामला सिर्फ अडानी का ही है। अब रहा सवाल आरोप का, तो सुनील जी की बात से मैं सहमत हूं जिन्होंने साफ साफ कहा कि पैसा लेकर अगर सवाल पूछा गया है ये करप्शन है और ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आता है। एथिक्स कमेटी जांच कमेटी नहीं है, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, वो तथ्य के बारे में बताती है। अगर किसी का आचरण ऐसा है कि वो आचरण निंदनीय है तो उसके बारे में फैक्ट फाइंडिंग करके वो लोकसभा के स्पीकर को रिपोर्ट देगी और उस पर सदन में बहस होगी और जो भी सदन तय करेगा वो निर्णय होगा। लेकिन ये करप्शन है तो उसकी जांच करा लीजिए। तो सवाल सीधे इसी पर आना होना चाहिए था जो हलफनामे में साफ साफ है कि कैश का कोई उल्लेख ही नहीं है। आपने गहने और गिफ्ट का उल्लेख किया है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आपने उनसे फेवर लेने की बात की है, वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक स्कार्फ और कुछ मेकअप के सामान इसको स्वीकार किया। हाँ, इसे स्वीकार किया है। और उनका कार इस्तेमाल करने के बाद ये स्वीकार किए हिरानंदन की कार एयरपोर्ट से अपने होटल। और उन्होंने ये भी कहा है कि उस हलफनामे में कैश का कोई उल्लेख नहीं है, कैश का विवरण बताइए। तो अब ऐसी स्थिति में आपको अगर हलफनामे पर सवाल, जैसा कि भी संजीव जी बता रहे थे कि अपराजिता जी ने कहा कि नहीं हलफनामे पर ही सवाल पूछा गया, तो हलफनामे का मुख्य बिंदु तो यही है। एक एफआईआर होती है, एफआईआर में तमाम किस्से होते हैं, उन सारी कहानियों पर कोई जांच नहीं होती है। जो मूल आरोप है सवाल उस पर होना चाहिए था। इसमें मूल आरोप कैश फॉर क्वेरी है, यही एक आपत्तिजनक है, यही एक आपराधिक आरोप बनता है। इस पर आप क्यों नहीं जांच करते? और सीधी सी बात है कि आप इसको भी सीबीआई को दे दीजिए, सीबीआई तो आप ही की है। अगर हम इसको कहें कि सीबीआई को दे दीजिए, दिक्कत ये है कि न जांच कराना है, कुछ नहीं कराना है, डिमोरलाइज कराना है। और डिमोरलाइज कराने के लिए सीधी सी बात है कि आपके चरित्र पर कहना रात में कहाँ रहती थी, किससे बात करती थी, इस तरह के वाहियात और अपमानजनक शब्दावली यूज करना है। ये कहना कि आपकी आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, निश्चित रूप से हर व्यक्ति भावुक होता है और स्त्रियां स्वभावतः भावुक ज्यादा होती हैं, उसको दिखाने के लिए रोने लगी। तो ऐसी स्थिति में केवल डिमोरलाइज करना है। लेकिन मैं संजीव जी की बात से सहमत हूँ कि बंगाल है और शाक्त परंपरा का राज्य है और निश्चित रूप से ममता बनर्जी ने जब सीपीएम को पलटा था तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि सीपीएम जैसी का गढ़ इतनी जल्दी टूट जाएगा सिंगूर के बाद। लेकिन वो ज्योति बसु के रहते हुए उसके बाद तो फिर वो पलटी गई और उनकी सरकार 15 साल 10 साल से ज्यादा। अब रहा सवाल उनकी पार्टी महुआ मोइत्रा के पक्ष में क्यों नहीं आ रही है, मुझे इसके बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं है। सर महुआ मोइत्रा ने ये स्पष्ट किया है कि मतलब मेरी पार्टी मेरे साथ है, उनके पास बहुत जरूरी काम है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा कोई काम ही नहीं जिसको कि मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ अपने आप को, तो वो जरूरी काम करेंगे। ये जो मतलब इस तरह का काम है उसके लिए मैं ही काफी। इस पे भी उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिया है अपना। बिल्कुल सही। मुझे भी लगता है कि पार्टी लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग होगी। और दूसरी चीज है,
सरकार को कुछ मिसकैलकुलेशन है। सबसे पहले राहुल गांधी को लेकर ये कंफ्यूजन में थे कि वो दबेंगे डरेंगे, दबे नहीं डरे नहीं, वो अपना अड़े रहे। संजय सिंह के बारे में था ये दब जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जेल से निकलने के बाद आप देखिएगा उनका वही स्टैंड रहेगा। महुआ के बारे में उनको लगा कि महिला हैं डर जाएंगी, लेकिन नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि वो ये नहीं चाहते कि अडानी के बारे में अनकंफर्टेबल सवाल पूछा जाए, और अडानी के बारे में भले पूछा जाए लेकिन अडानी मोदी के रिश्ते पर न पूछा जाए। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि अडानी मोदी के रिश्ते पर नहीं पूछा जाएगा? असल सवाल तो यही है। अब रहा सवाल जॉर्ज सोरेस का, तो जॉर्ज सोरेस की आड़ लेके अडानी के मिसडीड्स की जांच से नहीं बचा जा सकता। जांच करनी ही पड़ेगी, चाहे आज करें या कल पड़े। ये बात अलग है कि जब ये सरकार सत्ता में नहीं रहेगी, मतलब मोदी शाह जब सत्ता में नहीं रहेंगे, तब अडानी की जांच होगी, लेकिन जांच होगी। सबूत इसके पुख्ता है, और ये सबूत यही नहीं है, दुनिया भर के ज्यादातर फाइनेंशियल मैगजीन्स में छप रहे हैं। आप डेली का इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स देख लीजिए, अखबार भी मंगाने की जरूरत नहीं है, नेट पर ही मिल जाता है। कोई भी दिन 2-3 दिन बाद ऐसा नहीं जब कोई ना कोई इस तरह की कोई घपले की खबर आती है। तो यह एक स्टाइल है, ये एक डराने का एक षड्यंत्र है। लेकिन ये बात अलग है कि महुआ का जो आज तक का जो बिहेवियर है, जो उनका स्टैंड है, उन्हें बिल्कुल समर्थन देना चाहिए, खासकर इस मुद्दे पर कि आप जो आरोप है कैश फॉर क्वेरी, उसकी जो मर्जी वो जांच कराइए, लेकिन किसी महिला को उसके निजी संबंधों को, उसकी निजता को आघात पहुंचाने का और इस तरह से बदतमीजी भरी बात करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे एथिक्स कमेटी के चेयरमैन हो या लोकसभा के स्पीकर।